सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव था लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर, जिस पर चर्चा हुई, जोरदार हंगामा हुआ, कभी पक्ष कभी विपक्ष, लगातार तीखी बयानबाजी हुई और जवाब दिए गए। कभी महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, कृष्ण बेदी, सबने जवाब दिए। उधर भी बहुत तीखे सवाल पूछे गए। अंत में मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया और जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। साथ ही जब उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल की कुछ घटनाओं का जिक्र किया तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि इस तरह की शब्दावली कभी इस्तेमाल नहीं की गई है और तीखी बयानबाजी के बीच ये वॉकआउट हो गया। लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव पर सदन में काफी बात हुई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं सदन में क्या कुछ रहा। मान्य अध्यक्ष जी, एक जब हमारे विपक्षी ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आपने बात एक मिनट सीएम साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। नहीं, देखिए, मैं मान्य अध्यक्ष जी, नहीं मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, आपने ये जो है सोशल प्रोसेसिंग रिपोर्ट इंडेक्स देखा आपने? क्या है? पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है सुरक्षा में। फिर वो बात करो ना, आप ये करो, क्या कदम उठाओगे? हम सहयोग देंगे। हम आपकी जो कोई ठेकेदार नहीं है इसका, ना मैं ठेकेदार हूं ना आप ठेकेदार हैं इसका। लोगों की ठीक है, ये तो प्रजातंत्र है। आज सत्ता पक्ष है, कल विपक्ष है। कल वो आज इधर हो जाएगा, कल उधर हो जाएगा। पहले आप इधर थे, हम उधर चले गए, उधर से क्या बात है? ये जिम्मेवारी सबकी है। उस हिसाब से आप अपनी जो मान्य अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और क्योंकि मैं इनके बेटे के समान हूं, बेटा सांसद है और हम तो बहुत सम्मान करते हैं हुड्डा आपका, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके विधायक ने बात किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नहीं, देखिए ना, मैं एक की बात सुन रहा था, मेरे को पीड़ा हो रही थी। चलो, जवाब तो देंगे सीएम साहब। मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी। ऐसे नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो बोला उसका जवाब दे रहे हैं तो देने दो, उनको देना चाहिए। उनको कोई बात नहीं, उनको जवाब देने दो। इलीगेशन नहीं लगा रहा हूं, नहीं, ये इलीगेशन नहीं। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं तथ्य से बात कर रहा हूं, फिर ये इलीगेशन हो गया। अगर कोई ऐसी बात ऐसा नहीं है, क्लैरिफिकेशन हो सकती है। नहीं जी, नहीं ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कहा है नहीं, यही तो बात हम कह रहे हैं। हुड्डा साहब, हम यही बात कह रहे हैं भी रेप के केस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। क्यों कार्रवाई नहीं होती थी? मैं यही तो बात कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं यही बात कह रहा हूं। चलो, ये ठीक है, ये इसमें से निकाल देना, कोई विषय कार्रवाई से नहीं, हमने कार्रवाई से निकलवा दिया, कार्रवाई से निकलवा दिया जी। ठीक, नहीं, कार्रवाई से नहीं, हमने उसको एक्सपेंस कार्रवाई से निकलवा ना दिया। करें कोई भी। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब बोल रहे हैं, आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने जो बात की है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी को सुन सकते हैं, अजीब हालत है इनकी। माननीय अध्यक्ष जी, ये भूल गए कि मई 2011 में रोहतक जिले के कलानौर अनाज मंडी में, क्योंकि आज माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष तो रहा नहीं, खाली होगी कुर्सियां सारी। आपके माध्यम से
प्रदेश की 2,40,00,000 लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूल गए कि मई 2011 में रोहतक जिले। तो ये जोरदार बहस देखने को मिली सदन में। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज बेनीवाल बीजेपी का पक्ष रखेंगे, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भाई, विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले, पुरानी बातें की गई और मौजूदा स्थिति पर बात नहीं की जा रही। पुरानी बातें, ये कहा गया कि हमारे पास तो ग्रंथ है पुराना। इन सब बातों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने भी आईना दिखाया। 2014 में इनको हरियाणा की राजनीति से बेदखल किया और लगातार तीसरी बार भी ये लोग सत्ता में नहीं आ पाए। तो इनकी जो बौखलाहट है वरुण जी, वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री भी दे रहे थे, माननीय सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी अपने अपने जवाब दे रहे थे, सभी कानून व्यवस्था पर भी लगातार सकारात्मक पॉजिटिव बातें चल रही थी, सारी बातें समझाई जा रही थी। तो जब तक एक आंकड़ा न दिया जाए कि 2014 से 24 तक का कैसे काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और 2004 से 14 तक कांग्रेस ने क्या कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में कैसे चीजें होती थी कानून व्यवस्था को लेकर के, जब तक ये आंकड़ा ना समझाया जाए, जब तक जनता के समझ में ना आए कि 10 साल तक कांग्रेस के राज में क्या था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या था, तो चीजें पटल पर आएंगी कैसे। हम तो अपना तो ब्यौरा दे ही रहे हैं, साथ में इनके भी जो कार्यकाल में जो इन्होंने गड़बड़ियां की, इनके टाइम पर जो एसपीआई का जिक्र कर रहे थे कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बोला रिपोर्ट मेरे पास है, तो वो रिपोर्ट पढ़ तो देते एक बार कि वो रिपोर्ट है क्या, कि प्रति व्यक्ति आय में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर है, एजुकेशन में 1 नंबर पर है, 11th पोजीशन पे है, जीएसडीपी में हम 11% की वृद्धि कर चुके हैं। कम से कम बता तो देते कि जो मेरे पास सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, उनकी उस रिपोर्ट के लिखा है, वो पढ़ ही नहीं पाए, बस ये कहा कि मेरे पास रिपोर्ट है। रिपोर्ट को पढ़ देते तो हरियाणा की जनता को समझ में आ जाता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर हरियाणा के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए कैसे काम हो रहा है, क्योंकि ये सोशल और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें ऐसी और कोई बात छिपाई नहीं जाती, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि भाई हमारा तो जिक्र क्यों कर दिया। अरे आपका जिक्र नहीं करेंगे तो जनता को बताएंगे कैसे कि भाई आप लोगों के कार्यकाल में जब 40-40 दिन तक, अगर रोहतक की ही बात करें जहां से आप मुख्यमंत्री थे, सीएम सिटी रोहतक को कहा जाता था, आपके ही कार्यकाल के अंदर आपके रोहतक में ही एक महिला का रेप हो जाता है, 40 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, आखिर में उसको आत्मदाह करना पड़ता है। अगर ये जनता को ना बताएं क्या आपके कार्यकाल के अंदर पूरे गांव की बस्ती को जला दिया गया था, क्या क्या ना बताएं, ये जनता को पता था और जनता ने तभी आपको 2014 में बेदखल किया, हरियाणा की राजनीति से, और सेवा का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया। और आज हम कानून व्यवस्था की बात करें, तमाम नौकरियों की बात करें, किसी भी अगर संदर्भ में बात करें, तो आज भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा की जनता को भरोसा है, विपक्ष को भरोसा नहीं है, ना रहे, क्योंकि इनका भरोसा जीतने के लिए हमें और काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन हम कुछ भी करें, लेकिन ये लोग भरोसा नहीं करना चाहते। लेकिन हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार मौका दिया है, तो वो भरोसे से दिया है कि एक सरकार ऐसी है जो गरीबों के लिए काम करती है, कानून व्यवस्था के लिए काम करती है। मैं कानून व्यवस्था के आंकड़े मेरे पास नहीं है, शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ना दे पाए हो, लेकिन मैं यहां बैठ के दे सकता हूं कि 2014 तक क्या था और 2014 से लेकर 24 तक क्या था। अगर मैं एक एक आंकड़ा अगर पढ़ने लग जाऊंगा तो शायद जो कांग्रेस के साथी हैं वो भी जवाब देने में उनको आसानी हो जाएगी। मर्डर की अगर हम बात करें, 2004 के अंदर 733 थे, वो बढ़कर 2014 में 1106 हुए, 3.81% की बढ़ोतरी रही। इसी को अगर मैं 2014 में लेके जाऊं, क्योंकि 1106 तो हमें मिले, लेकिन जब 2024 में आते हैं तो ये 966 हो गए, -1.22% की कमी आई है इसके अंदर। अगर हम डकैती की बात करें तो 52 केस दर्ज हुए थे 2014 में 4 में, और ये जब आए छोड़ा इन्होंने तो 172 हो गए, यानी कि 11.49% की वृद्धि हुई थी।
और जब 172 से दम 2024 में आते तो घट करके 75 रह जाते, -7.27% की कमी आती है। ठीक है पंकज भाई, अगर और फिर दूसरे राउंड में से बात करेंगे विस्तार से। दिनेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, सरकार कह रही है कि सारे सवालों के हम जवाब दे रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री तो और विस्तार से हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर गया जब उन्हें यह बताया गया, रोहतक की घटना या दूसरी घटनाओं का या दूसरे आंकड़े रख के बताया गया कि 4 से 14 तक क्या स्थिति थी। वरुण भाई आपको नमस्कार, आपके चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाता तो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। विपक्ष आवाज उठाता है तो ये आवाज क्यों उठा रहा है? हम तो सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं। किस तरह इनको तसल्ली होगी? ये चाहते हैं कि विपक्ष विधानसभा में आए ही ना, ये अपनी मनमर्जी चलाते रहे। अब आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि विधानसभा के पटल पर अगर सरकार के एक विधायक को स्पीकर समय नहीं दे रहे और वो उसकी बेल बजा देते कि आपका टाइम पूरा हो गया, और उनको यह कहना पड़ता है कि सर मेरा तो चौथाई भी नहीं हुआ, मेरा तो 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ, फिर इस सेशन का फायदा क्या है? ये तो मीनिंगलेस सेशन है, ये तो किसी काम का नहीं है। इस तरह का दर्द जब राम कुमार गौतम वहां कहते हैं, और बल्कि वो स्पीकर से ये भी कहते हैं कि जब कोई विषय होता है आपस में छींटाकशी का, तो आप ठाके लगाकर हंसते हो, और ना केवल हंसते हो बल्कि आप पूरा आनंद लेते हो। तो अगर आपकी सत्ताधारी पार्टी का विधायक, उसको समय नहीं दिया जा रहा, अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है उसको, और स्पीकर पर भी गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, तो उसके विषय पे कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे कांग्रेस के ऊपर। अब ये बात करते हैं इस बात की 2004 से 14 तक क्या हुआ था। 4 से 14 तक का रोना रो रो कर तो आप सत्ता में आए थे कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, लेकिन आप अपने 11 साल की बात नहीं करते। 11 साल हो लिए, पहला टर्म तो ये कहकर निकाल दिया हम तो कांग्रेस से खोदे हुए खड्डों को भरने का काम कर रहे हैं। दूसरे टर्म के लिए ये कह दिया कि हम क्या करें, हम तो दुष्यंत के नीचे दब कर रह गए, उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। अब यूं कहते हैं कि हम इनके पुराने रिकॉर्ड बता रहे हैं। आपको गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल तोड़े हुए 9 साल से ज्यादा हो लिए। दिनेश भाई विषयांतर नहीं, मैं विषयांतर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने प्रश्न पूछा खुद कि हॉस्पिटल का क्या होगा, उसको जवाब मिला कि कार्रवाई जारी है। ये जवाब 9 साल से मिल रहा है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक को भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया, तो विपक्ष को आप कहां जवाब दे रहे हैं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या भाजपा के प्रवक्ता इस बात से संतुष्ट हैं ना, खुश हैं कि इन्होंने, इनके मुख्यमंत्री ने एक घटना का जिक्र कर दिया रोहतक का। आपने रोहतक की घटना का जिक्र किया, और मैं अगर ये पूछूं कि आपकी तो सरकार में बैठा हुआ खेल मंत्री वो किस तरीके का आचरण व्यवहार वो करता है एक बहन के साथ, अपने घर को लगाकर रेप करने की कोशिश करता है। आरोपी, 4-5 आरोप है ना ये? आरोप नहीं है, मतलब साबित, कोर्ट ने साबित कर दिया है। नहीं, कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। 1 मिनट, नहीं ऐसे नहीं ना दिनेश भाई, आप ऑन रिकॉर्ड बड़ा संभल के बोलिएगा। क्या कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है? मैं ये कह रहा हूं अगर आप हाँ, तो आरोपी क्या लाएगा वो, प्लीज। आपने एक अनिंटरप्ट बोलने दिया भाजपा। सर आपको भी नहीं रोक रहा मैं, लेकिन यहाँ तो आप सुन लीजिए। नहीं सर, तो मैं आपसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ ना, आरोपी कहेंगे ना, आप कह रहे हो आरोपी नहीं है। मैंने ये कहा कि कोर्ट ने उसके ऊपर धाराएं लगाई थी। ना बोले सर आरोपी तो कहेंगे उसे। मेरी बात
अब मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, सुन तो आप लोगों लीजिए। से हरियाणा की अब आप जनता कहेंगे इसलिए मोहनलाल घृणा गरोली करने की लगी है आरोपित है, क्योंकि आप लोग झूठ उन पर बोलते भी हैं। और आरोप जाटा है। साहब ने भी लेकिन कहा अगर कि जो आप दुखी आदमी को, सीटें या फिर आपका परेशान जो आदमी रोको को अभियान था, सरकार के जो आपका दबाव में प्रस्ताव लाकर था, वो भी उससे झूठा था, बयान दिलवा झूठ से देते। भरा हुआ था। आप शांति रखिए बेनीवाल जी, मैंने नहीं, आपको मैं तो शांति शांति सुना, है, सुन लेकिन अब लीजिए, आप झूठ बोलते शांति हैं तो से लोगों सुना का है मैंने, खतरा है। प्लीज प्लीज, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं ये कह रहा हूं मनीषा के बाप से भी आपने दबाव देके ये कहलवा दिया था। ये कौन कहेगा और कि उसने कहा, ये कैसे स्पष्ट होगा? एक सेकेंड प्लीज। मतलब आपको राजनीति करनी है मेरी बात नहीं, सुनिए। ये आप कैसे साबित करेंगे कि मनीषा के पिता ने आज दबाव में कहा है? अब सुन ले, गंदी अब सुन तो राजनीति में आप लोग आ गए लीजिए। हैं। मनीषा हर के चीज पिता पर ने खुद राजनीति ये करेंगे कहा आप। कि मेरे ऊपर दबाव है, और एक बार नहीं दो बार कहा है। किसका दबाव कहा उन्होंने? धरना उन्होंने कमेटी का दबाव कहा ना, सरकार का दो कहा, बार पुलिस बोला का कहा। उन्होंने। किसका दबाव बताया भाई साहब? बताइए ना, सुबह शाम कवरेज की है हमने, बताइए तो सही। आप मेरे को बोलने देंगे तभी तो। अरे भाई साहब बोलने आप तो दे रहा बोलने हूँ, बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूं, जब उनका पहला पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को जब चिता में अग्नि देने की बात थी और वहां से धरना था, तब उनके पिता ने ये कहा कि मैंने कमेटी से हाँ भरी थी, परंतु मैं गांव समाज के साथ हूं, मेरे ऊपर दबाव है सरकार का। सरकार का शब्द नहीं, सरकार का दबाव नहीं कहा उन्होंने, गलत बयानी नहीं, कमेटी बोला, गलत बयानी नहीं। सिर्फ कमेटी बोला। मनीषा के क्या उन्होंने कहा कि सरकार का दबाव था? उन्होंने कहा मेरे ऊपर दबाव है। अब दबाव किसका? प्रशासन, सरकार देगी ना, प्रशासन के माध्यम से देगी। मतलब अब आपने ऐड कर दिया, मैं पूछ रहा हूं तो फिर आप घुमा गए बात को। बदले ना दिनेश भाई। अच्छा रुकिए, अब रुक जाइए, 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट हो गए, रेणु साहब को चर्चा में लाने दीजिए। आप मेरी एक लाइन होने दीजिए, लाइन कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से मनीषा के पिता ने आज अब भी कहा है, अभी भी कहा है उन्होंने, क्या वो बार वो कहते हैं कि इस मामले में विपक्ष राजनीति ना करे। ये भाषा किसकी है? मतलब मनीषा के पिता गलत कह रहे हैं, जा रहा है। मनीषा के पिता गलत कह रहे हैं। वरुण जी एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, सिर्फ एक बात। आप मुझे ये बताइए, जब निर्भया का मामला हुआ था, जब देश की जनता सड़कों पर उतरी थी, जनता के साथ क्या विपक्षी दल अगर नहीं उतरते हैं तो आपका मीडिया ये कहता है कि विपक्षी दल घर में सो रहे हैं। इतने बड़े अन्याय हो रहे हैं, विपक्षी आवाज नहीं उठाते। और अगर विपक्षी दल आवाज उठाते हैं तो आप ये कह के जबान बंद करते हो कि किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, जबरदस्ती मत बोलिए। किसने जबान बंद की आपकी? कुछ भी कह रहे हैं आप। आज सरकार क्या बोल रही है? क्या किस मुद्दे पर? तो सरकार से बोलिए ना। मतलब मीडिया किसे, मीडिया कहाँ आपकी आवाज दबा रहा है? आपकी आवाज दबा रहा तो आप बैठे तो है। रेणु साहब, ये बड़ी अच्छी बात थी कि विपक्ष ने कम से कम एक ऐसी स्थिति बनाई कि सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हो, कार्यस्थगन प्रस्ताव आया, तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात रखी, सरकार ने जवाब दिए। अब सरकार जब ये कह रही है कि हम आंकड़े गिनवा रहे हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। ये वॉकआउट की स्थिति, एक सेकंड भाई विजेंद्र जी से बोलने दीजिए प्लीज। रेणु साहब, ये मौजूदा स्थिति क्या है भीतर, सदन के भीतर क्या है स्थिति पक्ष विपक्ष की? आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय जी। बजट सत्र के बाद बजट का सेशन आया था, उसके बाद ये मानसून सेशन आया है। लगभग 5-6 महीने बाद सरकार इकट्ठी हुई है, सेशन चला है। जब सरकार जो विपक्ष के सदस्यों ने बैठ करके जवाबदेही देने का काम किया, क्वेश्चन आंसर हुए। इसमें सरकार का रिपोर्ट कार्ड है कि भाई क्या क्या काम हुए। विधायकों ने प्रश्न पूछे, हमारे भी आदित्य देवीलाल जी ने और अर्जुन चौटाला ने पूछे और कांग्रेस ने भी प्रश्न लगाए। लेकिन एक बात तो इस बजट सेशन का 3 दिन का जो हमने सुना है, इसको देखा है, जो विचार किया है कि सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड आया है वो रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव आ रहा है। ये कितना भी कहते रहे कि भाई हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें बड़ा सुधार हुआ है, बड़े क्राइम बड़ा कम हुआ है, लेकिन धरातल के ऊपर क्राइम भी बढ़ा हुआ है और कानून व्यवस्था का भी जनाजा निकला हुआ है। आए दिन जिस प्रकार से फिरौतियां मांगी जाती हैं, मर्डर के केस होते हैं, हर रोज कहीं भी आप सोशल मीडिया देखिए, न्यूज चैनल देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, मर्डर के केस, फिरौती के केस दुनिया भर के आ रहे। यदि ये 2014 और 2024 के आंकड़े यहाँ प्रस्तुत करके अपने आप को पास साफ करने का प्रयास कर रहे हैं
तो मेरा मानना है कि ये गलत है, क्योंकि धरातल पर ग्राफ बहुत बड़ा है क्राइम का और न्याय व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो रखी है। नंबर 2 बात, इनके नेताओं ने, जो इनके मंत्रियों ने जवाब दिया है, लगभग 6,800 किलोमीटर की सड़क बेकार पड़ी है। ये सरकार का जवाब है। इस सरकार ने जवाब दिया है, जो कमीशन ने की रिपोर्ट आई है कि भाई क्राइम, जो करप्शन बहुत बड़ा है, खास करके बिजली विभाग में, पुलिस में, नगर पालिकाओं में क्राइम जो करप्शन है उसकी बड़ा है, काफी बड़ा है। ये सरकार का जवाब है, किसी और का जवाब नहीं। ये हमारी कहेंगे तो विपक्ष वाले तो कहते हैं, भाई हम नहीं कहते, आपकी गवर्नमेंट के मंत्रियों ने जो जवाब दिया वो मैं दोहरा रहा हूँ। ये बातें कि करप्शन कई 5-6 डिपार्टमेंट के नाम आए हैं जिनमें करप्शन बढ़ा है और ये सरकार के मंत्रियों द्वारा कहा गया है। क्राइम बढ़ा है, न्याय व्यवस्था बिगड़ी है, वो सही नहीं हुई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड है जो प्रस्तुत हुआ है यहाँ पर 3 दिन में, वो तो माइनस में है ही है। इसके साथ साथ वरुण जी देखिए किस प्रकार से आज विधानसभा में एक बहुत बड़ी कमी खल रही है। अभय सिंह चौटाला जी जिस प्रकार से सरकार को घेरने का काम करते थे, ये जो 37 विधायक बैठे हैं वो नहीं घेरने का काम कर रहे। आज भी मैं देख रहा था किस प्रकार से महिपाल ढांडा जो संसदीय मंत्री हैं, मात्र एक एमएलए जो पहली बार मंत्री बने हैं, ये महिपाल ढांडा जी, वो पूरी कांग्रेस को चुप करवा देने का काम करते हैं। उनको जवाब नहीं आ रहे हैं उसके, और वो वहां पर बैठ जाते हैं जब क्राइम की बात चल रही होती है 2014-14 से। तो क्या ये एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का नहीं है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के जब सेशन चल रहा है, और भी वो भी चौथा सेशन आ गया, यदि नेता प्रतिपक्ष होता तो उसकी अपनी पावर होती, अपनी बात कहते हो। अब वहां पर भाजपा के मंत्री जो है कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे और उसको भी बिठा दिया जाता है बीच में, वो अपनी बात नहीं रख पाते। ये बड़ा नेगेटिव परसेप्शन यहाँ पर चला। दूसरा परसेप्शन, जो कांग्रेस पार्टी का वॉकआउट पॉलिसी है, ये भी बड़ी गलत पॉलिसी है। वहां बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, प्रश्न क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, जवाब दिए जाने चाहिए, जवाब लिए जाने चाहिए। लेकिन जब भी कोई बात खड़ी होती है तभी ये वॉकआउट करने का काम करते हैं। वॉकआउट करना भला कौन सा हल है इसका? इनको अंदर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, वहां पर क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी वहां नहीं बैठती है और वॉकआउट का अपना इतिहास बनाने पर तुली है। पहले दिन 6 बार वॉकआउट किया, आज वॉकआउट किया। तो क्या ऐसे एक बड़ा विपक्ष है, क्या प्रदेश की जनता इसमें क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी? ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं अपनी बात करता हूँ। अर्जुन सिंह चौटाला ने एक प्रश्न पूछा कि भाई जो लगभग 60,000 एकड़ फसल खराब हुई है बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, उसके लिए सरकार कितना मुआवजा दे रही है, उसका कोई जवाब सरकार ने अब तक नहीं दिया। उन्होंने 50,000 प्रति एकड़ का एक उदाहरण भी दिया। जब यमुनानगर में मुख्यमंत्री की रैली होती है और भाजपा की रैली होती है, वहां 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा दिया जाता है। तो क्या सरकार बाढ़ग्रस्त? ठीक है रेड्डू साहब, विस्तार से आपने अपनी बात रख ली है। अपराध के लिए भी पूछने का काम किया और बहुत सारे सर इनेलो ने मजबूती से पूछे, लेकिन सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, एक तो मेरी सदाशयता का फायदा बहुत उठाया जाता है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, जल्दी से बताएं भाई कि बहुत सारे सवाल थे और आप 4 से 14 के बीच में उलझा कर इन जवाबों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार आपकी सरकार है, कब तक आप 4 से 14 का जिक्र करेंगे? वरुण भाई, हर एक सवाल का जवाब तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर दिया गया और इन्हीं के साथियों ने, जितने भी चाहे इंडियन नेशनल अलग के 2 साथी हैं, चाहे कांग्रेस के 37 साथी हैं, जिन जिन ने अपने प्रश्न काल में या शून्य काल में सवाल दागे, उन सबको उनके जवाब मिले और सभी ने धन्यवाद कह करके बैठे कि धन्यवाद। और अगर कोई काम नहीं होने वाला था तो उसके लिए भी कहा गया कि सरकार अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। जो काम होने वाले थे, जो पाइपलाइन में थे, जिनके लिए सैंक्शन हो गई ये चीजें, वो सब बताए गए। चाहे वो पानी के जमाव का मुद्दा था कि भाई पानी जमा हो रहा है, बारिश आ रही है, पानी इकट्ठा काफी जगह हो रहा है, किन किन पर नाले बनाए जा रहे हैं, कहाँ गलियां बनाई जा रही हैं, कहाँ सीवर में, हर चीज का जवाब तरीके से दिया गया। लेकिन एक विपक्ष, भगोड़ा विपक्ष यहाँ पर हरियाणा के अंदर है, जो अपना ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन बना पा रहा है। 37 विधायक होने के बावजूद ना इनको ईवीएम की जरूरत है,
ना बैलेट पेपर की जरूरत है, लेकिन एक नाम नहीं दिया जा रहा इन लोगों से, और वैसे वोट चोरी करके चिल्लाते रहते हैं। वोट चोरी ये है असल में कि हरियाणा के जनता ने इनको 37 विधायक दिए, लेकिन इनसे एक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन रहा। ये असलियत में वोट चोरी है हरियाणा की जनता के प्रति। जो इनका नकारात्मक रवैया है वो सब दर्शाता है। 2004 से 14 का जिक्र बार बार करेंगे और हर बार करेंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आए कि आप हमारी सेवा कीजिए। जो 2 योजनाएं 2004 से 14 तक जो 2 योजनाएं हमने कांग्रेस के हाथों में दी, उन्होंने हरियाणा का बेड़ा गर्क करके रखा, क्योंकि वो जख्म है ये जो हरियाणा की जनता के दिलों पर इन्होंने बार बार में दिए थे। तो हरियाणा की जनता बार बार उन चीजों को देख करके अब तीसरी बार अगर लगातार सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है, तो हरियाणा की जनता को हम ये बताते हैं बार बार में कि जो 10 साल में इन्होंने आप लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, भ्रष्टाचार किए थे, जो आप लोगों पर कानून व्यवस्था खराब थी, बहन बेटियां सेफ नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उन सारी चीजों का आंकड़ों दर आंकड़े 2014 से 24 तक का पूरा रिपोर्ट कार्ड हरियाणा की जनता के सामने रखते हैं। आपकी बात आ गई। इसमें विपक्ष दिनेश, विचलित होने की जरूरत नहीं है। दिनेश जी, अभी रेड्डू साहब ये कह रहे थे कि विधायक अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं, वॉकआउट नहीं करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष होता तो सरकार ऐसे अंदर दबा ना पाती। चौथे सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष ना होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात का जवाब देना चाहूंगा जी। पहले बेनीवाल साहब का, उसके बाद रेड्डू साहब का। बेनीवाल साहब ने निश्चित तौर पर करना चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे। गोहाना में कांड हुआ, बहुत बड़ा कांड हुआ, हुड्डा साहब की सरकार में हुआ, पर्चा दर्ज हुआ, आरोपियों को पकड़ा गया, कोर्ट में पेश किया, जेल भेजा गया। उन आरोपियों को बचाया किसने? मुख्य आरोपी था प्रदीप साधवान, किशन सिंह साधवान का बेटा। और किशन सिंह साधवान का भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का सदस्य है। और आपने सीबीआई की कोर्ट से उसको न केवल क्लीन चिट दी, उसको 22 बरी किया, मुख्य आरोपी को। ये कर्म थे आपके, जो मैं आपको बताऊंगा। और 2004 से 14 का और भी जिक्र करना चाहिए। आपने जो ये कहा बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बहन बेटियां बहुत सुरक्षित है आज के दिन। किस तरीके से यमुनानगर के अंदर भरे चौड़ाई से उठा के ट्रक में 6-6 घंटे रेप होता है। किस तरीके से विकास बराड़ा एक आईएएस अफसर की बेटी के साथ जबरदस्ती करता है। यह हिम्मत है तुम्हारी, साथ देनी पड़ेगी। अरे तुम्हें आईएएस की बेटी को नहीं छोड़ा, कितनी निर्लज्जता है। तो आम महिला की क्या इज्जत बचेगी, आम बहन की क्या इज्जत बचेगी इन दरिंदों की सरकार में? ये आंकड़े भी देने चाहिए। और जो मनीषा के साथ वाले घटनाक्रम पे इतना ऑफेंड क्यों हुए? उसने रोहतक वाले घटनाक्रम पे इतना ऑफेंड क्यों हुए आप? बोल लीजिए आप। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे तकलीफ क्यों हो जाती है? मैं कह रहा हूँ ओम प्रकाश धनखड़ था ना रोहतक वाले घटनाक्रम पे इतना ऑफेंड क्यों हुए आप कि वॉकआउट कर गए? कह रहा हूँ आप सुन लीजिए ना, आप भी सुन लीजिए। ओम प्रकाश धनखड़ अपना कुर्ता उतार के नंगे होके घूमते थे। सर कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं आप? कहाँ गए? कमाल है, आप हर मुद्दे पर बात करो ना। नहीं, हर मुद्दे पर क्यों विषयांतर करने बैठे हैं क्या हम? नहीं, मैं विषयांतर नहीं कर रहा। कर तो रहे हैं आप। विधानसभा में अगर चर्चा हुई है तो पानी पे भी हुई है, जल भराव पे भी हुई है। आज की डिबेट का विषय कानून व्यवस्था पर था सर। क्राइम पे कर लो, क्राइम पे कर लो, क्राइम पे कर लो। तो आपने कहा कि इन्होंने रोहतक की घटना उठा दी। अरे सुन लीजिए, रोहतक की घटना पे इतना ऑफेंड क्यों हुए आप? बड़ौनी पे जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो मुकदमा अभी भी चल रहा है, अभी भी आपकी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। मैंने हिमाचल सरकार की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, उसमें मैंने ये कहा उस पर मुकदमा। हिमाचल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की कि इसमें कुछ नहीं है। अब हाँ, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट तो वहां भिवानी में भी आ रही है सर। तो क्लोजर रिपोर्ट तो हिमाचल पुलिस इनकम्पिटेंट है, ये कहिए ना। गोयल साहब आप दिनेश भाई, आपने कम से कम 5-6 गलत फैक्ट रखे अपने पूरे डिस्कशन में। मैंने नहीं टोका आपको। गोयल साहब आपने कम से कम 5-6 गलत फैक्ट रखे अपने पूरे इस वाले संबोधन में, पर मैंने नहीं टोका आपको, क्योंकि मेरे पास समय कम है।
25 भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने क्लीन मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप रोहतक वाली घटना पर ऑफेंड हो गए कि इन्होंने उसका जिक्र कर दिया। नो 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 हाँ। नो, अगर उस समय की सरकार ने गलत किया तो उसकी आलोचना इसमें अगर क्यों लगा रहे हैं आप? हुई। इसका मतलब आप संतुष्ट हैं कि हरियाणा में रोज के 4-5 रेप? नहीं, मैं कैसे सेटिस्फाई हो गया भाई, मैं कैसे सेटिस्फाई हो गया? आपने अपने डिस्कशन में 5-6 गलत फैक्ट रखे। मैंने आपसे कहा कि आप जिसे दोषी बना रहे हैं वो आरोपी है, तो आपको बुरा लग जाता है। मतलब मैं अगर अपनी चलती डिबेट में आपको तथ्य भी ठीक ना करने दूं तो आपको खराब क्यों लग जाता है? सर रेणु साहब के सवाल का जवाब दीजिए, बिना विषयांतर करे, समय खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं, भिवानी की मनीषा के हत्यारों को कौन बचा रहा है? विकास बराला को किसने बचाया? मोहनलाल बडौली के केस को कौन खत्म करवा रहा है? किसका प्रेशर? मोहनलाल बडौली के मामले में आपकी सरकार की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों दाखिल की? एक लाइन का जवाब दीजिए। आपकी सरकार की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों दाखिल की उसमें? मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मानिए कि आपके सरकार की पुलिस इनकम्पिटेंट है फिर, और जो हरियाणा की पुलिस मतलब फिर आप पलट गए। इसका नहीं, फिर हरियाणा पे कैसे आ गए? इसका मतलब ये एक तो आपके साथ क्या दिक्कत है, आपको 2-4 बार करेक्ट कर दो आपको बुरा लग जाता है। दिक्कत आपके साथ है। रुक जाइए, आपने रेणु साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया। सर देखिए, फैक्ट तो सही रखने होंगे, जवाब दे रहा हूं, आपको फैक्ट सही रखने होंगे सर, प्लीज। ये हिट एंड रन नहीं है, आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। आरोपी को आरोपी कहना होगा सर, उसे आप दोषी नहीं कह सकते। आप सुन लीजिए, रेणु साहब का कहना यह है एलओपी नहीं बना। हाँ, ये कह रहे हो वॉकआउट करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि 2009 से लेके 14 तक और 14 से लेके 19 तक, 14 से 19 तक तो चौधरी अभय सिंह चौटाला एलओपी थे। क्या इनेलो ने कभी वॉकआउट नहीं किया? जवाब दो। कभी नहीं किया क्या वॉकआउट? वॉकआउट क्या होता है? वॉकआउट का मतलब होता है सरकार की गलत नीतियों का विरोध दर्ज कराना। चलिए जल्दी से रेणु साहब, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड रेणु साहब। वरुण जी, दिनेश भाई को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो क्लोजर रिपोर्ट हिमाचल पुलिस ने सौंपी वहाँ इनकी सरकार है, तो इसका मतलब जब वहाँ यदि वो गलत सौंपी गई है तो जिम्मेवारी तो कांग्रेस सरकार की बनी ना। क्लोजर रिपोर्ट क्यों आप क्लोजर रिपोर्ट, ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। आपको भी इतना जोर लगा कर कहना पड़ा और सुनने वालों को भी पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि वो आपकी सरकार की ही गलती है। मेरे भाई वो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आपकी सरकार भी डरी हुई है और मिली हुई है, इसलिए हम कहते हैं आप खुद कांग्रेस सरकार खुद भाजपा के लोगों को सर समय हो गया है, मैं माफी चाहता हूँ रेणु साहब, मेरे को परमिशन नहीं है समय की। मैं तो इतना कहना चाहूंगा लास्ट में, एक तो श्रुति चौधरी का स्टेटमेंट मैंने सुना था जब वो अर्जुन चौटाला के क्वेश्चन का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने मुआवजे के बारे में बात की थी, लेकिन उनका पूरा का पूरा स्पीच इंग्लिश में था। एक तरफ हम हिंदी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सर ये एक विषय है, चर्चा करते रहेंगे, अभी तो सत्र चल रहा है। माफी चाहता हूं, समय इतना ही। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी एक सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।